नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर आज एक बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, जिस पे अपन बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के साइंस के अंदर जो फिजिक्स वाला पार्ट है, भौतिक विज्ञान वाला जो पार्ट है, उसके अपन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप में यानी एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पार्ट है आपका फिजिक्स का 8 से 10 नंबर आपके वेटेज रखता है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। एक तरह से आपका रिवीजन भी होने वाला है, और आपने अगर पूरा चैप्टर तैयार कर रखा है तो आपको ये भी पता चल जाएगा आपको कितना तैयार है और कितना और आपको मेहनत करने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन 30 से 35 प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पर ना केवल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बल्कि अति लघुतरात्मक प्रश्न भी बहुत सारे आपके यानी वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके बहुत सारे इसमें क्लियर हो जाते हैं। तो आपका जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात करें तो प्रत्येक चैप्टर में से एक दो आपके दो नंबर के मान के चलते हैं, 2 से कोई 3 नंबर का भी है। चारों जो चैप्टर हैं वो 10 नंबर लगभग वेटेज रखता है, जिसमें हमारे 1 नंबर के प्रश्न आपके आराम से आ सकते हैं। इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं जो आपके चैप्टर हैं 10 नंबर चैप्टर, 11 नंबर, 12 और 13, यानी ये 4 चैप्टर हैं फिजिक्स के जो लगभग आपके 25 नंबर के हैं। तो जिसमें से लगभग 10 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ ये छोटे वाले प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, साथ में इसका सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हमारे जो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। फॉर द कॉन्वेक्स लेंस द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे इमर्ज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग इज कॉल्ड। जहां से बिना बेंड हुए जो इंसिडेंट रे है वो सीधी निकल जाती है, स्ट्रेट निकल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो वो हमारा बिंदु जो होता है वो होता है प्रकाशिक केंद्र, यानी प्रकाश केंद्र या प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम जो ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, ऑप्टिक सेंटर भी कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर भी होता है। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में सही संबंध है। आपको ये बताना है रिफ्लेक्शन के अंदर जो हमारा एंगल होता है कौन सा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमें ये पता है आई बराबर आर होता है, आई बड़ा होता है आर से, आई छोटा होता है आर से, या आई आर के बराबर नहीं होता। तो सबसे पहला हम ऑप्शन है हमारा आई आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड की लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 0 होती है, अनंत यानी इनफाइनाइट होती है, या फिर 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात के अंदर वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला हमारा प्रश्न है वो हमें दिया है, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है उसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में क्या संबंध होता है। आर बराबर एफ होता है, या आर बराबर एफ बटे 2 होता है, ये आर एफ पे छोटा होता है, या आर बराबर 2f होता है। तो हमारा जो रिलेशन होता है वो इसके अंदर r बराबर 2f, यानी जो वक्रता त्रिज्या जो होती है, रेडियस जो होती है वो फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, यानी हमारे जितनी फोकस दूरी है उसको डबल कर दे तो वो रेडियस के बराबर आ जाएगी, त्रिज्या के बराबर आ जाएगी। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जिससे लेंस नहीं बन सकता। वो कौन सा मटेरियल है जिससे लेंस नहीं बन सकता। जल यानी वाटर, कांच यानी ग्लास, प्लास्टिक, या फिर मिट्टी यानी सॉल्ट। तो मिट्टी से हम नहीं बना सकते, बाकी हमारे जो ट्रांसपेरेंट है सारे, वाटर से भी बन सकता है, ग्लास से यानी कांच से तो बना हुआ होता ही है, प्लास्टिक से भी आजकल जो ग्लासेस लगे होते हैं, ठीक है, वो किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं जो चश्मा में लगे होते हैं, और मिट्टी से हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। जो प्लेन मिरर होता है उससे इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार का होता है। तो उससे हमेशा और हमेशा आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला हमारा प्रश्न है वो दिया, वाहनों में पश्य दर्शक दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर या रेयर व्यू के लिए कौन से टाइप का मिरर यूज किया जाता है। तो वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। पीछे आने वाले वाहन को जो साइड मिरर लगे होते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ 2 मीटर फोकल डिस्टेंस। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, यहां पे f बराबर, अब यहां पर अवतल लेंस है तो f बराबर किस में होगा, माइनस के अंदर होगा, -2 मीटर।
ठीक है। और P बराबर इसका क्या होता है 1/f, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 0.5 डायप्टर, ठीक है, माइनस का 0.5। तो ये जिसका आंसर आएगा वो बिल्कुल सही है। तो माइनस का 5 किस में आ रहा है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी 0.5 डी। लेंस की क्षमता का मात्रक यानी पावर ऑफ लेंस का यूनिट जो होती है वो डायप्टर होती है। अगला है प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, मैक्सिमम लाइट की वेलोसिटी कौन से मीडियम में होती है, जल यानी वाटर में, कांच यानी ग्लास में, निर्वात या वैक्यूम के अंदर, या फिर वायु या एयर के अंदर। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात के अंदर होता है, वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है। अगला है एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण जो होता है उससे सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में देख लीजिएगा आभासी और छोटा किसमें है, आभासी सीधा नहीं होता है, आभासी और सीधा होता है और छोटा होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी होता है, सीधा होता है, और आपसे पूछे बड़ा या छोटा होता है तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हमारा जो पर्सन है वो है स्वस्थ नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, हमारा जो विच पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आईज एरियल इमेज ऑफ हम, कौन से पार्ट पर, हमारे आईज के कौन से पार्ट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है कॉर्निया। कौन सा, दृष्टिपटल या कह दो कॉर्निया पर, दृष्टिपटल या कॉर्निया पर। अगला हमारा है सामान्य दृष्टि में वैक्स के सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी कितनी होती है, जो हमारा निकटतम बिंदु होता है वो कितना होता है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फॉर द यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन के लिए हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, तो नियर पॉइंट हमारा होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना मीटर नहीं होता है, सेंटीमीटर होता है। अगला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र की फोकस दूरी किससे परिवर्तित की जाती है, जो हमारा आईज लेंस होता है उसके अंदर हमारे जो फोकल लेंथ है उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, पुतली द्वारा, प्यूपिल से, या फिर दृष्टिपटल द्वारा, रेटिना द्वारा, पक्षमाभी पेशियां यानी स्लेवरी मसल्स द्वारा, और या फिर परितारिका यानी आइरिस द्वारा। तो मसल्स जो होती है, पक्षमाभी पेशियां जो होती है पक्षमाभी द्वारा, वो क्या किया जाता है, उसकी लेंस को छोटा बड़ा यानी पतला और मोटा किया जा सकता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम ज्यादा हो जाती है। अगला प्रश्न है एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है, द हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन आईज इज अप्रोक्सीमेटली, एक ही आंख से कितना हमारा व्यू होता है हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज दूरी में, तो एक ही आंख से हम कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90, दोनों आंखों से तो आपको पता होगा 180 डिग्री का, दोनों आंखों से हमारा 180 होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक आंख से कितना होगा 90 नहीं होता है, एक आंख से 150 डिग्री तक हम देख पाते हैं। जैसे मान लो एक आंख को बंद कर देते हैं, फिर हमें एक आंख यहां से लगा के, इस एरिया से लगा के जितना दिखेगा वो लगभग 150 डिग्री के आसपास दिखता है। नेक्स्ट हमारा जो अगला पर्सन है, महत्वपूर्ण पर्सन, जल्दी से देखते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस है, निकट दृष्टि दोष है अगर किसी को, यानी निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, यानी मायोपिया के लिए कौन सा लेंस सही है, बेलनाकार लेंस हो गया, सिलेंड्रिकल टाइप उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, द्विफॉक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस, या फिर अवतल लेंस। तो कौन सा होता है, कॉनकेव या अवतल लेंस। अगर आपको निकट दृष्टि दोष किसी को है, यानी निकट की वस्तु तो साफ है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस होता है। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष मतलब हाइपरमायोपिया, ठीक है, उसके लिए कौन सा होता है, तो उसके लिए जो लेंस उपयोग किया जाता है, यानी दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है जिसको दूर की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो लेंस होता है हमारा उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, दूरदृष्टि दोष, जब दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। आकाश में नीले रंग का कारण क्या है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, परिकिरण के कारण, स्कैटरिंग, विक्षेपण के कारण, डेस्पिरेशन, अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण। तो क्या होता है, परिकिरण के कारण हमारा क्या होता है, स्कैटरिंग के कारण हमारा जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तारे जो है वो ट्विंकल होते हैं किसके कारण, इसका कारण क्या है, परिकिरण के कारण, विक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर परावर्तन के कारण। ठीक है, तो इसका कारण है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण है, यानी स्कैटरिंग या डेस्पिरेशन या रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन के कारण हमारे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला जो पर्सन है वो है स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना है, फार पॉइंट कितना है, नॉर्मल आइज के लिए, हेल्थी आइज या नॉर्मल आइज के लिए हमारा फार पॉइंट कितना होता है
25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर या फिर अनंत। तो दूर तक हम कहां तक देख सकते हैं? इनफाइनिटी यानी अनंत तक हम इसको देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनको जो स्काई का कलर है वो कैसा दिखाई देता है? एस्ट्रोनॉट्स मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको कैसा दिखाई देता है? नीला, काला, सफेद या फिर लाल। तो अंतरिक्ष में जाने पर हमें आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर परकिरण स्कैटरिंग नहीं हो पाती, इसलिए हमें उसका कलर कैसा दिखाई देता है? काला कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल, वॉट, एम्पियर या फिर वोल्ट। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट है इसी तरह का विद्युत आवेश का यानी चार्ज का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होती है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, वॉट होता है, एम्पियर होता है या फिर वोल्ट होता है। तो कूलाम होता है आवेश यानी हम क्या इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होती है। अगला है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? तो पोटेंशियल डिफरेंस जूल होता है, वॉट होता है, एम्पियर होता है या फिर वोल्ट होता है। ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। वॉट किसका होता है? यानी शक्ति का मात्रक होता है, पावर का। ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला हमारा नेक्स्ट जो पर्सन है वो है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक यानी रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होती है वो बतानी है आपको। जूल होती है, वाट होती है, एम्पियर होती है या फिर ओम। ओम का नियम से हमने ये फाइंड किया था, तो ओम होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है? रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है, वॉट है, ओम इंटू मीटर है या फिर वोल्ट है। तो इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, सिर्फ प्रतिरोध कहे तो इसका मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी कह दे तो फिर उसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ओम मीटर या ओम इंटू मीटर होता है। अगला है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट कह दो या विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति की पावर वाट होती है। ध्यान रखना, वोल्ट तो किसका होता है? विभवांतर कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, और यहां पर है वाट। अगला है बल्ब के तंतु को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बल्ब का तंतु किसका बना होता है? सिल्वर यानी चांदी का, तांबा यानी कॉपर का, टंगस्टन का या फिर लेड का। तो जो धातु होती है टंगस्टन, उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, उस ताप पर नहीं पिघलता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब फिलामेंट जो होता है उसके अंदर लगा हुआ वो बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से प्रकाश उत्पन्न करता है, तो वहां पर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को कौन सा निरूपित नहीं करता है? आई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर वी आई या फिर वी स्क्वायर आर। तो हमारा है आई आर स्क्वायर जो है वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है? वी आई। इससे आप V की जगह एक बार मान रख के देखो, V की जगह मान रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और I की जगह रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये पूछा क्या है? नहीं है, ध्यान रखना, नॉट रिप्रेजेंट लिखा हुआ है इसका। नेक्स्ट हमारा जो पर्सन है वो है विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उस इक्विपमेंट का आपको नाम बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो वो होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट मीटर। विभवांतर किसको नापता है? विभवांतर को नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। और आपसे पूछे विद्युत धारा को नापने वाला यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट को, तो वो होता है एमीटर। कौन सा होता है? एमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर आपको ये बताता है कि किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, या फिर किस डायरेक्शन में हो रही है, किस दिशा में। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी परिपथ के अंदर विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही, इसको बताता है। ठीक है, और साथ में उसकी दिशा को बताता है। ठीक है, धारा नियंत्रक यानी जो करंट कंट्रोल करने का काम करता है, कितनी धारा अपने को बहानी है, ठीक है, वो काम करता है धारा नियंत्रक। ये तो थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन। इसके बाद में हमारे जो एक चैप्टर है उसमें से हमारा सिर्फ क्या आने वाला है? फिल इन ब्लैंक आने वाला है 13वें नंबर चैप्टर से। तो उसके भी हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहां से जल्दी जल्दी। ठीक है, और इसके आंसर भी हम देखते हुए चलते हैं, ध्यान से देखिएगा सारे पर्सन। पहला है विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। दूसरा हमारा पर्सन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। किस पर? तापीय प्रभाव।
देखो क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसके? थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर क्या करता है? वर्क करता है। अगला है धातु का प्रयोग फ्यूज बनाने में किया जाता है। फ्यूज बनाने में आपको पता है किसका किया जाता है? मेटल इज जनरली यूज्ड टू मेकिंग ए फ्यूज। फ्यूज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक तो होता है टिन SN, और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा जो होता है वो क्या होता है? लेड, PB। टिन और PB का उपयोग किया जाता है फ्यूज बनाने में। अगला है मिश्र धातु के एलॉय बनाकर, एलॉय से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, उसको हम कहते हैं विद्युत मोटर। कौन है? इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर कह दो। जो क्या करती है? इस डिवाइस विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन बनता है? इलेक्ट्रिक मोटर बदलती है, इलेक्ट्रिक मोटर। और नेक्स्ट हमारा अंतिम पर्सन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली विधि। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, उसको हम कहते हैं विद्युत जनित्र। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र, या कह दो इलेक्ट्रिक जनरेटर। कौन करता है? विद्युत जनित्र या इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये हमारे सारे के सारे जो चैप्टर फिजिक्स वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर 10 से लगा के और चैप्टर नंबर 13 तक, जो 4 चैप्टर आपके 25 नंबर, उसमें से 10 से 12 नंबर तक आपका सिर्फ एक एक नंबर वाला वेटेज रखने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको खुद अच्छे से तैयार कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए। आप इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम के अंदर इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और साथ में उनके सॉल्यूशन के साथ समझते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।